बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 8 का अब जो सेकंड और जो आज का लास्ट टॉपिक भी है टॉपिक 8 का, जैसे इसको 2 लेक्चर्स में हमने वाइंड अप करना था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी पहले हम बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे, फिर फर्स्ट लॉ पे जाके उसके जो पैरामीटर्स जो आज तक एमकेट में यूज़ हो चुके हैं उनको देखेंगे और फिर कुछ डिस्कशन हम करेंगे स्पेसिफिक हीट के हवाले से। तो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इट इज़ मेजर्ड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा भी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती, और इसको मेजर किया जाता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। इसके मुकाबले में जो हीट है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल्स, हर किस्म की जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो जाती। हीट को अगर आपने सपोज करना हो तो यू कैन सपोज इट लाइक अ फ्लूइड विच फ्लोज फ्रॉम द लेवल ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अनटिल और अनलेस द बॉडी अटेन्स थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, हीट वो फ्लूइड है जो फ्लो करता रहेगा। इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी डिसिपेट होती है जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, वो हीट एनर्जी है। फिर इसको एनर्जी के यूनिट्स में, जाउल्स में, अर्ज में, कैलोरीज में जो है मेजर किया जाता है। यही हीट जब हम कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स पे पढ़ते हैं तो हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड, मैंने कहा ना ये फ्लो करती है लाइक अ फ्लूइड फ्रॉम हाई टू लो। हीट आप कह सकते हैं कि 2 तरह ट्रांसफ़र होती है, थ्रू अ मीडियम और थ्रू स्पेस और वैक्यूम। अब मीडियम्स 2 तरह के होते हैं, सॉलिड और फ्लूइड। ठीक है, इसको आप गूगल पे मज़ीद सर्च कर सकते हैं, इसके इमेजेस आप देख सकते हैं कि सॉलिड्स में हीट फ्लो करती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। व्हाई एंड हाउ? एटम्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, तो एटॉमिक वाइब्रेशंस के ज़रिए, जैसे आप लोहे के टुकड़े को किसी एक साइड से गर्म करें और दूसरी साइड से पकड़ेंगे तो कुछ देर बाद वो हीट आप अपने हाथ पर भी महसूस करना शुरू कर देंगे। So what will happen? The heat has transferred because of conduction. Fluids जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स रिजिडली बाउंड नहीं होते, मॉलिक्यूल्स मुसलसल रैंडम मोशन में होते हैं। तो फ्लूइड्स में जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। मिसाल देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बर्तन में पानी है, तो आप उसको जब बॉटम से हीट अप करेंगे तो सबसे पहले बॉटम के करीब वाला पानी गर्म होगा। अब जो पानी गर्म होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो कम डेंसिटी से जाएगा, कम डेंसिटी की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा, और जो हाई डेंसिटी वाटर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअल मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो वो अब देखें, हमारा जितना समंदरी निज़ाम है वो सारा कन्वेक्शन के ज़रिए, जितना एटमॉस्फेयर है वो भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड होती है, लिक्विड भी फ्लूइड होता है। तो समंदरों में, हवाओं में किस तरीके से हीट कंडक्ट हो रही है? थ्रू कन्वेक्शन। और जहाँ भी सॉलिड सरफेस है, ज़मीन में पहाड़ है या पथरीले इलाके हैं, वहाँ पर कैसे हो रही है? थ्रू कंडक्शन। फिर स्पेस में, जैसे सूरज से हमें स्टूडेंट्स जितनी रेडिएशन आ रही है, जितनी भी हीट एनर्जी आ रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस है, और रेडिएशंस में सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वेव्स के टॉपिक में हम पढ़ भी चुके हैं। फिर आती है स्पेसिफिक हीट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Heat required to raise the temperature of unit mass of a substance. Students, specific heat का हमारी नेचर में बहुत अहम रोल है। मिसाल के तौर पे जब सख्त गर्मी होती है, ठीक है, उस सख्त गर्मी में अगर कहीं स्विमिंग पूल है तो आप कभी उस स्विमिंग पूल पर जाएं तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो उसी सूरज की तपिश में उतना गर्म नहीं है जितना उस स्विमिंग पूल के साइडों पर जो सीमेंट रेत से बना हुआ फर्श है वो गर्म है। अब ज़रा सी बात इमेजिन करें कि स्विमिंग पूल और उस साइड पे मौजूद सरफेस को रोशनी तो एक ही सूरज दे रहा, बट वो पानी ठंडा क्यों है और वो फर्श गर्म क्यों है? उसकी वजह कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट्स चाहिए होती हैं सब्सटेंसेस को अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए। जो रेत या सीमेंट है वो कम हीट लेकर भी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगी, जो पानी है उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। मेटल्स होती हैं जो, उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती, यानी आप ज़रा थोड़ी सी देर के लिए उसको आग के शोले पर रखें वो हीट अप हो जाएगी, और जो पानी है उसको अच्छा खासा टाइम लगता है बॉयल अप होने में। तो वाटर
और सैंड, पानी और रेत अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप हीट प्रोवाइड करें इसको भी और इसको भी। फ़र्ज़ करें दोनों का स्टार्टिंग टेम्परेचर 25 डिग्रीज़ है। अब आप हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप हीट को समझ लें कि आप पानी को भी बिस्किट खिला रहे हैं और रेत को भी बिस्किट खिला रहे हैं हीट के। अब रेत जो है उसने थोड़े से बिस्किट खाकर ही अपना टेम्परेचर 26 कर लेना, यानी रेत बड़ी तेज़ी से अपना टेम्परेचर रेज करती, जबकि पानी अच्छे खासे बिस्किट खाएगा तब कहीं जाकर इसका टेम्परेचर 25 से कितना हो जाएगा, 26। अब देखें, रेत चूँकि बड़ा स्पीडीली हीटअप होती है, इसीलिए सहरा दिन के वक्त इंतहाई गर्म होते हैं और पानी बहुत स्लोली हीटअप होता है, इसलिए समंदरी इलाके, दरियाओं के पानी हमेशा ठंडे होते हैं। अब एक और बात गौर से सुननी है, रेत चूँकि जल्दी हीटअप हो गई थी, लिहाजा ये जल्दी से हीट रिलीज़ भी करेगी क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब भी कम की है। तो सहरा रात के वक्त क्या हो जाते हैं, सर्द हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने हीट एब्जॉर्ब भी कम की है तो रिलीज़ भी कम करेंगे और जल्दी कर देंगे। तो जो चीज़ जितनी तेज़ी से हीटअप होगी वो उतनी ही तेज़ी से कूल डाउन भी होगी, और जो चीज़ जितनी स्लोली हीटअप होगी वो कूल डाउन भी उतना ही स्लोली होगी। अब कंपैरिजन किया जाए तो पानी जो है स्टूडेंट्स, पानी के 1 किलोग्राम का जो टेम्परेचर है वो अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो वी नीड 4200 जाउल्स ऑफ एनर्जी, और अगर पानी का 1 ग्राम है तो वी नीड 4.2 जाउल्स ऑफ एनर्जी। ये जो 4.2 जाउल्स है इसको 1 कैलोरी भी बोलते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल्स। तो दुनिया में पानी वाहिद सब्सटेंस है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा हीट रिक्वायर है पानी के 1 ग्राम या 1 किलोग्राम को हीट अप करने के लिए इन कंपैरिजन विद द अदर मटेरियल्स। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, होपफुली इसको दोबारा सुन लीजिएगा अगर इसमें मज़ीद अंडरस्टैंड चाहिए हो। फिर गैसेस जो होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक हीट को हम 2 तरह से वैलिडेट करते हैं, एक एट कांस्टेंट प्रेशर, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके बारे में कुछ रिलेशंस भी हैं, आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे। तो ये 2 रिलेशंस हैं, एनसीपी डेल टी, एनसीवी डेल टी। इसमें जो सी है ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। इस सी का इस फॉर्मूला में अगर यूनिट बनाएंगे तो एम भी उधर डिवाइड होगा, टी भी डिवाइड होगा, तो जाउल पर केजी पर केल्विन। एक तो होगी स्पेसिफिक हीट, एक होती है हीट कैपेसिटी। इन दोनों का फ़र्क ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स। जब भी यूनिट मास की बात हो तो वर्ड स्पेसिफिक हीट आता है, और जब भी एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, मिसाल के तौर पर अब मैंने आपसे कह दिया कि 4200 जाउल पानी की स्पेसिफिक हीट है, यानी यूँ कह लें कि पानी का जो सी है वो 4200 जाउल्स है। अब किसी जगह पर अगर 5 लीटर या 5 केजी पानी है तो मुझे उस पानी को हीटअप करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो आई विल यूज़ दिस रिलेशन Q इज इक्वल टू एम सी। आई विल राइट द मास ऑफ वाटर विच इज़ 5 एंड आई विल यूज़ द रिलेशन C के पानी के 1 किलोग्राम के लिए 4200 जाउल रिक्वायर है, तो 5 के लिए कितनी होगी, 5 टाइम्स ऑफ 4200। अब यहाँ से हीट, इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी फॉर एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ से Q इज इक्वल टू एम सी में C के यूनिट्स निकालें तो Q बाय M यानी जाउल पर केजी। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट है जाउल पर केजी और स्पेसिफिक हीट का है जाउल पर केजी पर केल्विन। यहाँ तक होगी स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट क्या होती है, मटेरियल का फेज चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो 1 ग्राम ऑफ एनी गैस या 1 ग्राम वाटर वेपर्स हैं, उनको हमने लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो हम उसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो वेपर्स में से निकाल ली जाए तो वो लिक्विड बन जाएंगे, या वो अमाउंट ऑफ हीट जो उस 1 ग्राम लिक्विड में डाल दी जाए तो वो क्या बन जाएंगे, वेपर्स। तो इसकी इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एम एल। एल वी यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसके यूनिट सेम ही बनेंगे हीट कैपेसिटी वाले। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड। इससे रिलेटेड मैं आपसे मशवरा दूंगा कि आप एक चैप्टर 8 की लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट न्यूमेरिकल लाजमी सॉल्व करें, जिसमें आइस को वाटर में और वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के एंट्रोपी के क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एल एफ, और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन जो कि गैस को डायरेक्टली सॉलिड या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो दैट वन
पार्ट इज़ रिलेटेड टू योर बुक, इसको आप बुक से प्रैक्टिस भी कर लें। यहाँ तक हमने हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट देखे। अब हम वर्क, इंटरनल एनर्जी और फिर फर्स्ट लॉ के केसेस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं थर्मोडायनामिक्स में, ये इसकी स्टेटमेंट है कि क्यू हीट एनर्जी एंटर टू अ सिस्टम appears as an increase in the internal energy plus work done by the system। कुछ कन्वेंशंस याद रखनी है, MCQs से आ सकते हैं कि अगर सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर होगी तो विल बी टेकन एज पॉजिटिव, लीव करेगी तो विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर वर्क ऑन द सिस्टम होगा, वर्क की इक्वेशन P del V है, वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव, बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव। केमिस्ट्री में ये बात उलट है, मिक्स नहीं कर देना इसको, ठीक है। फिजिक्स में हमें सिस्टम से काम लेना होता है, हमें गाड़ी बनाकर ये नहीं है कि उसको धक्का लगाना है, हमें गाड़ी से काम चाहिए। तो अगर हमारी बनाई हुई गाड़ी काम करेगी, वर्क डन बाय कार होगा तो वी विल कंसिडर इट पॉजिटिव, और अगर गाड़ी बना के उसे धक्का ही लगाना हमने तो इट विल बी कंसिडर्ड एज आवर नेगेटिव वर्क। फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव कंसीडर होगी, डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव कंसीडर होगी। न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, उसको आपने एक नज़र देख लेना। फिर इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट जो सिलेबस में मेंशनिंग है कि इंटरनल एनर्जी को आपने अंडरस्टैंड करना है कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, बट इन केस ऑफ आइडियल इट्स समथिंग एल्स, इन केस ऑफ रियल गैस समथिंग एल्स। आइडियल गैस की तो मॉलिक्यूलर मोशन ही सिर्फ ट्रांसलेशनल होता है, तो सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स विल बी नेम्ड एज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तमाम तर एनर्जीज मौजूद होती हैं, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे भी और वॉल्यूम पे भी। हमारा मेन कंसर्न किससे है? आइडियल गैस के साथ। फिर आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी है कि डेल यू इज जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ स्टेट। इट डजेंट मैटर कि आप प्रेशर और वॉल्यूम की सिचुएशन 1 से सिचुएशन 2 तक किस रास्ते से पहुंचे, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन, दैट्स व्हाई इट इज लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो दो मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि एक थर्मोडायनामिक साइक्लिक प्रोसेस में पूरे एक साइकिल में वर्क डन ज़ीरो नहीं होता, बट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ज़ीरो, क्योंकि सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ चुका होता है। यहाँ तक थोड़े से कॉन्सेप्ट हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के। अब हम चलते हैं इसके मेन टेबल पर। स्टूडेंट्स, अब जो सेकेंड स्लाइड है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, अब हम प्रोसेसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को या एप्लीकेशंस को डिस्कस करें तो ये टेबल गौर से समझना है, और इस टेबल से बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट MCQs जो है वो क्रिएट हो सकती है। बहुत आसान सवाल आज तक MTCAT में आए हैं, जैसे ये ग्राफ, PV ग्राफ की ये शेप जो है ये किस प्रोसेस से ताल्लुक़ रखती है? आइसोथर्मल से। फिर कंपैरिजन में एडियाबैटिक याद रखना है, Q इज इक्वल टू W किस प्रोसेस को शो करता है। यानी ऐसे कुछ इस टेबल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है वो MTCAT में आ चुके हैं। तो इस टेबल की स्पेसिफिकेशन क्या है कि प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। बुक पे 2 प्रोसेस डायरेक्टली गिवन, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोकोरिक और आइसोबैरिक का लिंक कैसे जुड़ता है वो भी मैं बताता हूँ। फिर प्रोसेसेस में क्या कांस्टेंट रखा जाता है, उस चीज़ को कांस्टेंट रखने से फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या बनती है? स्टेट इक्वेशन, जो कि बेसिकली PV इज इक्वल टू RT से बनती है, वो इक्वेशन क्या बनेगी? ग्राफ कैसी शेप में होगा? स्लोप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट वर्क। और फिर स्पेसिफिक हीट क्या कंसिडर होती है। तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। लिहाजा फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, उसमें से डेल U 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू W, और ये MCQ MTCAT में आ भी चुका। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्टेट इक्वेशन में देखें प्रोडक्ट ऑफ PV कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा? बॉयल्स लॉ हो जाएगा। चूंकि P और V का इन्वर्स रिलेशन है तो यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन ग्राफ बन जाएगा P और V के दरमियान। अच्छा, ग्राफ के ऊपर एरोज का लगा होना बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये एरो डाउनवर्ड है तो ये डाउनवर्ड एरो शो करता है एक्सपेंशन ऑफ द
सिस्टम को, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम को। और अगर ये एरो अपवर्ड है तो फिर ये शो करता है कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम को, यानी वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। हम मेजरली कंसिडर करते हैं एक्सपेंशन को, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब एक्सपेंशन होगी तो प्रेशर में डिक्रीज आएगा। तो स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर पे है प्रेशर चेंज, बेस पे है वॉल्यूम चेंज। चूंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर मेन कंपोनेंट हमारे पास है, तो प्रेशर के डिक्रीज की वजह से स्लोप नेगेटिव आएगी। अच्छा याद रखें, स्लोप का और वर्क डन बाय दैट प्रोसेस का रिलेशन इनवर्स होगा। जिस केस में स्लोप मिनिमम होगी, ये जुमला लिख लेना है, जिस केस में स्लोप मिनिमम होगी उस केस में वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, फिर स्पेसिफिक हीट पे आ जाए। जब टेम्परेचर को रखना ही कांस्टेंट है तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन याद करें क्या थी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहना है तो जितनी मर्जी हीट ऐड करते जाएं, प्रोसेस को क्या रखना है? आइसोथर्मल। तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए है हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करने के लिए? टेम्परेचर रेज करने के लिए। फिर उसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल की एग्जांपल्स में आ जाए मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी मोस्टली जब चीज़ें अपना मटेरियल्स अपना फेज चेंज कर रहे होते हैं उस वक्त उनका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एज वेल एज ये चेंजेस आइसोबैरिक भी होती हैं क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस डेफिनेशन क्या थी? अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। इसकी एग्जांपल साउंड प्रोपगेशन इन एयर है, क्लाउड फॉर्मेशन है, सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैसेज है। ये इसकी एग्जांपल्स में याद रखना है। जब हीट कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि जो Q एंटर द सिस्टम है वो जीरो है। देन आइदर द इक्वेशन इज प्लस डेल U इक्वल्स टू माइनस W, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, या माइनस डेल U इज इक्वल टू प्लस W इज वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। इसकी जो स्टेट इक्वेशन बुक में लिखी है PV गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। दो इक्वेशंस बस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिख लें कि टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन भी बनाया जा सकता है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का हो तो TV गैमा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर टेम्परेचर हो तो 1 माइनस गैमा इंटू टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, वेयर गैमा इज द रेशियो ऑफ CP एंड CV। इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो आइसोथर्मल ग्राफ से कुछ हद तक स्टीपर होता है, ठीक है, कुछ हद तक डाउनवर्ड बेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑन V गैमा। इसकी स्लोप जब हम फाइंड आउट करते हैं तो बस डायरेक्टली आपने याद रख लेनी है माइनस गैमा डेल P ओवर डेल V। अब इसकी स्पेसिफिक हीट, जब हम हीट ऐड ही नहीं कर रहे तो कहाँ की स्पेसिफिक हीट? तो इस केस में जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो आइसोथर्मल में इन्फिनिटी और एडियाबैटिक में जीरो हो जाएगी। आइसोकोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ऑल द हीट विल अपीयर एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसी चीज़ को मैं अगली स्लाइड में यूज़ भी करूँगा। तो व्हेन वर्क डन इज जीरो, तो आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऐड होती है ना वो NCV डेल T होती है। जैसे स्पेसिफिक हीट में आपने पढ़ा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो डेल U है स्टूडेंट्स, all the internal energy becomes the heat energy और all the heat energy becomes the internal energy। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, तो द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। आइडियल गैस के टॉपिक में याद करेंगे, इसे गे-लुज़ैक्स लॉ भी कहते हैं और प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। नाउ सी, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम का एक फिक्स पॉइंट हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब वॉल्यूम ना डिक्रीज कर सकता है ना इंक्रीज कर सकता है। हाँ, प्रेशर तो वेरी कर सकता है, तो प्रेशर के अलॉन्ग ये लाइन बढ़ती चली जाएगी बट वॉल्यूम के अलॉन्ग चेंज नहीं होगी। एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती, लिहाजा ये स्लोप चूंकि मैक्सिमम आ रही है लिहाजा यहाँ पे वर्क डन जीरो आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि स्लोप और वर्क डन बाय द सिस्टम का रिलेशन इनवर्स होता है, ठीक है। फिर देखें ये स्लोप अगर नेगेटिव है तो ये मोर नेगेटिव है क्योंकि इसके साथ एक नॉन जीरो फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आइसोकोरिक में तो ये तय हो गया कि वर्क होता ही जीरो है। आइसोकोरिक के बाद ज़्यादा वर्क होता है, यूँ कह लें कि नंबर इससे थोड़ा सा इसे ग्रेटर पे आए तो नंबर 3 पे वर्क इसमें ज़्यादा होगा।
नंबर 2 पे वर्क इसमें ज़्यादा होगा। और अब हम जब आइसोबैरिक पे आते हैं उसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आइसोकोरिक में कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऐड की जाती है स्टूडेंट्स उसको क्या कहते हैं, CV, वेयर CV इज इक्वल टू CP माइनस R। ये इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स कांस्टेंट रखते हैं किसको, प्रेशर को। पूरी इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू del U प्लस W, क्योंकि वर्क डन भी जीरो नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। मोस्टली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो प्रेफरेबली आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, जिसमें हीट भी एंटर होती है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और वर्क भी होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड की जाए तो उसकी इक्वेशन होती है NCP del T। अब स्टेट इक्वेशन पे आ जाए, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से बनेगा, तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, एक तो मैंने आपको इन स्टेट्स के ग्राफ करवाए थे आइडियल गैस में। यहाँ पर जितने ग्राफ्स हैं वो सिर्फ P और V में, और इन पे ज़्यादा फोकस भी रखना है। अब देखें स्टूडेंट्स कि प्रेशर ने कांस्टेंट रहना है, तो आप प्रेशर का एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। वॉल्यूम तो लेफ्ट राइट चेंज हो सकता है बट प्रेशर वेरी नहीं करेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनकी स्लोप क्या होती है, ज़ीरो। जहाँ स्लोप ज़ीरो होगी वहाँ पे वर्क क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर हम कैटेगराइज करें तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा वर्क किस प्रोसेस में होता है, आइसोबैरिक में। उसके बाद नंबर 2 में आइसोथर्मल में, फिर नंबर 3 में एडियाबैटिक प्रोसेस में। और इस पॉइंट पर जो स्पेसिफिक हीट है उसको नाम देते हैं CP का, बाय रिमेंबरिंग द रिलेशन दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R एंड बाय रिमेंबरिंग दैट CP इज ग्रेटर देन CV। तो यहाँ तक इस टेबल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, खुद इसको डिज़ाइन करें, समझ के चीज़ों को कांस्टेंट रख के। लास्ट स्लाइड में मैं आपको वर्क से रिलेटेड कुछ ग्राफ और उनको सॉल्व करने का तरीका और स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड जो है टेबल वो प्रोवाइड करता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, वर्क से रिलेटेड याद रखें कि वर्क की इक्वेशन होती है P del V भी होती है, del P del V भी होती है। यहाँ पे कुछ जनरल केसेस के ग्राफ्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके नीचे फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं कि आपने किस ग्राफ में वर्क को कैसे डील करना है। तो ये एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बार है, उसमें प्रेशर चूँकि कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू PV2 माइनस V1 आ जाएगा। अगर आपके पास एक लाइन इस तरह स्ट्रेट शो की हुई हो तो जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा सारा, उसका फॉर्मूला होगा 1/2 P1 प्लस P2। यहाँ पर डिफरेंस नहीं लेना आपने, यहाँ पे प्लस P1 प्लस P2, और वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है कि ये चेंज ऑफ वॉल्यूम कंसिडर करना है। जब इस सिचुएशन में आपको पूरा ट्रेपीजियम सा जो है ये बना हुआ नजर आए, रेक्टेंगल हो तो सिंपल del P del V, यानी प्रेशर का चेंज भी निकालें और वॉल्यूम का चेंज भी निकाल के मल्टीप्लाई कर दें। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप अच्छी तरह समझते हैं कि 1/2 del P इंटू del V। और अगर सर्कुलर शेप में वर्क फाइंड करना हो तो यहाँ पर आप π/4 del P इंटू del V का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगे उन पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखिएगा। फिर सिचुएशन आ जाए कि 1 या 2 दो प्रोसेस है, इनमें से किस में वर्क ज़्यादा होगा तो दोनों को अलग अलग कंसीडर कर लें और देखें कि किसके अंडर एरिया ज़्यादा आ रहा है। अब देखें, ऑब्वियस है कि जो 1 रीजन है उसमें ज़्यादा एरिया और जो 2 है उसमें कम एरिया। तो एरिया अंडर PV ग्राफ ये भी वर्क को शो करता है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वर्क भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे वर्क सिचुएशन आ गई। अब एक पार्ट जो है लास्ट वो स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, और फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको टेबल समझाने लगा हूँ इसमें आपने बहुत ही कीनली तवज्जो देनी है और समझना है कि ये टेबल मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है और इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। नंबर 1, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस में एक CP और एक CV की हम कंडीशन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, गैसेस 3 तरह की होती हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोस्टली जो हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को सपोज करते हैं हम सिर्फ मोनोएटॉमिक सपोज करते हैं। फिर हम ये भी सपोज करते हैं कि उस गैस मॉलिक्यूल्स में ना तो कोई रोटेशन होती है ना वाइब्रेशन होती। एक बात। अगली बात, एक लॉ होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। जैसे ये मॉलिक्यूल 3 एक्सिस डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, सो इसको जो भी एनर्जी दी जाएगी
वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी और इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है। ईच इंडिपेंडेंट मोड बाय विच अ सिस्टम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डेफिनेशन मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। ईच इंडिपेंडेंट मोड by which a system can absorb energy is called degree of freedom। अब देखें, इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम एक मॉलिक्यूल किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम या किसी एक डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करेगा ना, वो है 1/2RT, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल या एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो हमारे पास अगर एक मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके तमाम तर मॉलिक्यूल्स जो एक मोल में मौजूद हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में मूव कर सकते हैं। सो उनके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? हम कहेंगे उनके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो अब एक मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी स्टूडेंट, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? एक साइड पे तो होगी 1/2, तो यहाँ पे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3। तो एक मोल ऑफ आइडियल गैस या एक मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस के पास जो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी 3/2RT। इसमें 3 क्या है? 3 है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 1/2RT क्या है? द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली डायटोमिक गैस, इसके पास पहली ऑप्शन तो यही है कि ये अलोंग एक्स, वाई और जी एक्सिस तो मूव कर ही सकता है, बट इसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि ये मॉलिक्यूल ओरिजिन बन जाए और ये इसके गिर्द घूमना शुरू कर दे, या ये मॉलिक्यूल ओरिजिन बन जाए और ये इसके गिर्द घूमना शुरू कर जाए। तो अब 3 तो हो गए ट्रांसलेशनल, जो एक्स, वाई और जी ये मोशन तो परफॉर्म करना ही करना है इसने, लेकिन साथ साथ ये एक दूसरे के अक्रॉस घूम भी सकते हैं, तो 2 रोटेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनके पास टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 5। तो इनके 1 मोल की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? डायटोमिक गैस के 1 मोल की एनर्जी 5/2RT हो जाएगी। पॉलीटॉमिक गैस, एक्स वाई एक्स पे तो इसने मूव करना ही है, लेकिन चूंकि पॉलीटॉमिक है इसको ट्राईएटॉमिक भी कह सकते हैं। अब 1 2 3 ट्रांसलेशनल, और चूंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो तीनों में एक एक दफ़ा अगर ओरिजिन बने तो तीनों एक दूसरे के गिर्द रोटेट कर सकते हैं, तो 3 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके हो जाएंगे? रोटेशन के। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6/2RT, इसको आप 3RT भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने इंटरनल एनर्जी की इक्वेशंस देखी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ रिकॉल करवा दूँ कि जब हम प्रेशर ऑफ गैस पढ़ रहे थे तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया था 3/2RT फॉर मोल ऑफ अ गैस। और इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी होती है इंटरनल, वो तो होती है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती। तो अब हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी 3/2, ये 3 इसलिए कि आप प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन में भी रिकॉल करें तो हम एक्स, वाई और जी एक्सिस को इंक्लूड करते हैं, तब ये 3 इन्वॉल्व होता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट याद रखना। देखें और आसान कर लेते हैं देसी जुमले में कि आप फॉर एग्जांपल आप डांस कर सकते हैं, तो जब भी आपको एनर्जी मिलती है आप 3 तरह के पैटर्न में डांस कर सकते हैं, तो और इक्वल वो परफॉर्मेंस देंगे। मतलब जैसे एक स्टेप में डांस कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में भी उतनी एनर्जी के साथ डांस करेंगे तो आपके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। बट अगर कोई और भी शख्स आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है उस डांसिंग कंडीशन में, तो अब आपकी अपनी मूवमेंट तो है ही, बट आप अब डबल कंडीशन में भी जो है वो डांसिंग कर सकते हैं, जैसे रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ईच इंडिपेंडेंट मोड बाय विच यू कैन यूटिलाइज योर एनर्जी इज कॉल्ड योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ तक तो हो गया इंटरनल एनर्जी। अब ये CV और CP की वैल्यूज़ पे आ जाए। स्टूडेंट्स आपको याद हो कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पिछले मैंने स्लाइड में बताया भी, तो तब सारी हीट एनर्जी बेसिकली इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाती। तो लेट्स से वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमारे पास जो CV डेल T हीट एनर्जी है वो डेल U के इक्वल हो जाएगी। अब डेल U तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2RT, तो T से T ने क्या हो जाना है? कैंसिल। तो हमें CV की वैल्यू मिल जाएगी मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R।
सिमिलरली डाई के लिए 5/2r और पॉली के लिए 3r। इन्हीं वैल्यू से Cp फाइंड करना हो तो इट इज सिंपल, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस r। तो 3/2 में r ऐड किया तो ये बन गया, 5/2 में r ऐड किया तो ये बन गया, 3r में r ऐड किया तो ये बन गया। सो दैट्स वाई हमारे पास ये रिजल्ट भी वेरीफाई होता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। और गैमा फैक्टर क्या है? द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। अब देखें 5/2 को 3/2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5/3 रेशियो आएगी। 7/2 को 5/2 पे डिवाइड करें तो 7/5 आएगा, और 4r को 3r पे डिवाइड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड और स्पेसिफाई द वैल्यूज़ ऑफ गैमा। और ये वैल्यूज़ आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर उसी तरह काइनेटिक, इंटरनल और फिर del U इज इक्वल टू CV इंटू टी, 3/2 RT इक्वल्स टू CVT। टेम्परेचर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जनरलाइज होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर सवाल आपको स्टूडेंट्स इस साइड से आ सकते हैं। गैमा की वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं, CV की वैल्यू दे के CP पूछा जा सकता है, या फिर Cp की वैल्यू से Cv पूछा जा सकता है। ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि Y3, Y5 एंड Y6 ये हिस्सा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ी है सिर्फ Cp और Cv को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छी तरह समझें, अंडरस्टैंड करें। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।